आपका बुल्स विजन में। आज हम बात करेंगे आरटीजीएस ट्रांसफ़र के बारे में। तो आरटीजीएस ट्रांसफ़र क्या है और ये टेक्निकली किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं कि एक इंसान है जो बैंक में गया हुआ है, उसको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है और उसे नहीं पता कि किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो अमाउंट को ट्रांसफ़र करता है। तो उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं जो कि आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, इस तरह से पोस्ट मशीन है। तो उसको नहीं पता कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए बैंक मैनेजर के पास जाता है और अपनी कुछ क्वेरीज पुट करता है। तो वो पूछता है कि ये आरटीजीएस क्या है। तो बैंक मैनेजर उसकी क्वेरीज को सॉल्व करती है, क्योंकि उसमें कुछ फियर्स होते हैं कि उसकी मनी सेफली ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या क्या ये बेसिकली किस तरह से काम करता है। तो वो मैनेजर से पूछता है कि ये किस तरह से काम करता है और क्या स्ट्रक्चर है, ताकि एश्योरेंस से मेरी मनी जो है सेकंड जगह पहुंच जाएगी। तो इसके लिए बैंक मैनेजर उसको बताती है कि आरटीजीएस क्या है। ये बेसिकली रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। रियल टाइम मीन्स आप अभी जो आपके बैंक से पैसा कटेगा वो दूसरे बैंक में जाके रिसीवर के अकाउंट में रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाएगी। जनरली और केसेस में, जैसे कि हम नेफ्ट की बात करें, तो एक अकाउंट होता है कस्टमर का, उसके आगे एक बैंक का अकाउंट होता है और इसी तरह से हर बैंक का एक अकाउंट होता है। बीच में आरबीआई इंटरमीडिएटरी होता है जो कि बैंक के अकाउंट के बेसिस पे सेटलमेंट करता है। बट रियल टाइम की बात की जाए तो ये अकाउंट टू अकाउंट बेसिस पे सेटलमेंट हो जाती है। कंडीशंस ये हैं कि आपको कम से कम 2 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे। जहाँ तक सेटलमेंट टाइमिंग की बात है तो ये 24/7 हो गई है। आप कभी भी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट या रियल टाइम आरटीजीएस से पैसा भेज सकते हैं। और वो कुछ चीज़ें बताती हैं कि इंडिया में वाई मॉडल फॉलो होता है और इंटर बैंक सेटलमेंट किस तरह से होती है, उसका कुछ रिव्यूज़ को देती है। और लास्ट में बताती है कि कस्टमर हमारे लिए किंग है, तो कस्टमर की ट्रांजैक्शंस का, पैसे की सेफ्टी रखना बैंक का फ़र्ज़ है। इसके लिए वो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती है कि जैसे ही आप एक एंट्री क्रिएट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग से क्रिएट करते हैं, चाहे आप बैंक के थ्रू क्रिएट करवाते हैं, तो एक एंट्री जनरेट होती है जो कि मेकर करता है। फिर वो वैलिडेट उसको चेक करता है। बैंक में दो इस तरह से लोग होते हैं जो एक एंट्री जनरली क्रिएट करते हैं और एक मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है। उसके बाद वो एंट्री ट्रांसमिट हो जाती है। तो और उस एंट्री में क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, तो उस एंट्री में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको आपका नाम, आप कितना पैसा भेज रहे हैं, किसे भेज रहे हैं, उस बैंक का आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड एक बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है जो 11 डिजिट का होता है, जिसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बोला जाता है। तो अब क्या है कि ये चीज़ें आगे ट्रांसमिट हो जाएंगी और ये किस तरह से काम करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ब्रांच है उसका नेशनल लेवल पे एक सेंटर होता है। तो बेसिकली एक सेंटर है जहाँ पर उसकी सारी सारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं। जमा होने का मतलब है कि वहाँ तक पहुँचने का रूट है। जैसे कि आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको एक रूट फॉलो करना पड़ता है, वो बीच में स्टेप्स आएंगे ही। तो जो ब्रांच से ट्रांजैक्शन जनरेट होती है वो बैंक के सेंटर तक जाती है। एक सेंट्रल प्लेस होता है बैंक के जहाँ इन ट्रांजैक्शन की कोलेशन होती है और वो कम्युनिकेशन करते हैं आगे जाके आरबीआई के क्लियरिंग सेंटर से। और ये जो मैसेजिंग है ये किस पे काम करता है, ये SFMS है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सॉल्यूशन। उसके स्ट्रक्चर के वजह से मैसेज जनरेट होते हैं। तो इस केस में किस तरह से काम करता है कि हमने एक एंट्री जनरेट करी, वो एंट्री जो है वो बैंक के सेंटर तक पहुंची, जहाँ पे सभी, जैसे सपोज SBI है या PNB है या ICICI है, आपने एक ब्रांच से एंट्री जनरेट करी, वो मेन सेंटर तक पहुंच गई उनके। अब वो एक मैसेज होता है पूरा पूरा जो उन एंट्रीज को कंटेन करता है, जैसे कि आपका नाम, कितने पैसे भेजने हैं, किसको भेजने हैं, आईएफएससी कोड क्या है, तो उसके पास वो मैसेज भेज चला गया। अब उस मैसेज का वो पार्शियल पार्ट जो है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं, वो नेशनल क्लियरिंग सेंटर को भेजेगी आरबीआई के पास में। आरबीआई उसको वैलिडेट करेगा कि उतना अमाउंट है नहीं है। फिर वापस वैलिडेशन, उस एंट्री के बाद एक मैसेज उसको भेजेगा वापस मेन सेंटर को कि ठीक है, आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसके साथ में ही एक मैसेज चला जाएगा रिसीवर बैंक के सेंटर को। जैसे ही वापस पेई बैंक है उसके सेंटर को मैसेज मिलेगा, वो पूरा पूरा मैसेज जो है आगे फॉरवर्ड कर देंगे रिसीवर बैंक को। रिसीवर बैंक और अपने जो आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट से कट जाएगा और दूसरी जगह रिसीवर के बैंक में चला जाएगा। तो बेसिकली स्टेप क्या था, नंबर 1 स्टेप था आपका कि ब्रांच जनरेट करेगी डिटेल्स और अपने सेंटर को भेजेगी SFMS स्ट्रक्चर में। अब वो पूरा मैसेज हुआ, उसमें से पार्शियल मैसेज जो है बैंक का सेंटर भेजेगा आरबीआई के सेंटर को। आरबीआई का सेंटर उस मैसेज से कुछ डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, जैसे कि आप पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसको लॉक करेगा, वापस उसको मैसेज भेजेगा
बैंक को और साथ में ही रिसीवर बैंक को इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद पेई बैंक पूरा जो मैसेज की डिटेल्स है वो फॉरवर्ड कर देगा और उसी रियल टाइम बेसिस पे आपके बैंक से पैसा कट जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और रिसीवर के अकाउंट में सबमिट हो जाएगा। ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन रियल टाइम पे हो जाएगी। हालांकि जब हम नेफ्ट की बात करें तो उसमें एक बैच जनरेट होता है, उस बैच की 1 घंटे के बाद ही प्रोसेसिंग होती है और आरबीआई में बैंक लेवल पे एक अकाउंट होता है, वहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है और बैंक फर्दर अपने लेवल पे अकाउंट्स में सेटलमेंट करता है। तो इस तरह से आपका आरटीजीएस जो है वो काम करता है। बीच में सेंट्रल बैंक का रोल ये है और बैंक ने अपना कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर जब भी एक एसएफएमएस क्रिएट होता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो वो रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड हो जाता है आपका एक यूटीआर नंबर के केस में। वो होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये 22 कैरेक्टर कोड होता है जो आपके पास रहेगा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में। वैसे ये रियल टाइम सेटलमेंट हो जाती है, बट गलती से अगर ये फेल हो जाए, अगर ये ट्रांजैक्शन ना हो पाए तो कितना पैसा मिलता है। तो जो कंपनसेशन मिलेगी वो करंट रेपो रेट प्लस 2% हो जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं रेपो रेट, आपको पता होना चाहिए रेपो रेट क्या होती है। जो भी आरबीआई अपना पैसा बैंक को लेंड करता है वो इस रेट के ऊपर लेंड करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई और सारे लोन के रेट बढ़ गए। तो बेसिकली रेपो रेट क्या है, बिकॉज बैंक आरबीआई से पैसा लेता है फिर बैंक आगे उस पैसे को देता है, तो एक मार्जिन जो है वो बैंक का प्रॉफिट की तरह काम करता है। तो करंटली 5.90 के अराउंड है, तो 7.90 आपको कंपनसेशन मिल जाएगा या उस टाइम की रेपो रेट को आप चेक कर सकते हैं। इस तरह की कंप्लीट डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा डेली रूटीन की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझने के बारे में। थैंक यू सो मच।